तो दर्शकों का चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा है वीडियो के, आज की वीडियो में साइंस जर्नी की जो युक्तियां हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके संस्कृत के इतिहास को लेकर आज की वीडियो में उन आर्ग्यूमेंट्स का खंडन किया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। यह खंडन का कार्य करने के लिए साइंस जर्नी की वीडियो संख्या 127 को मुख्य रूप से आधार बनाया गया है। उस वीडियो में साइंस जर्नी ने जो संस्कृत के इतिहास को लेकर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को इस चित्र में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो में आगे क्या होगा उसको इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है। पहले उनका पक्ष रखा जाएगा, फिर उनका खंडन किया जाएगा और वीडियो के अंत में भाषा विज्ञान पर आधारित प्रमाण दिए जाएंगे संस्कृत के इतिहास को लेकर। तो अब वीडियो की दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। संस्कृत के इतिहास को लेकर साइंस जर्नी का पक्ष यह है कि संस्कृत 9वीं सदी के बाद की भाषा है। साइंस जर्नी मेन स्ट्रीम एकेडेमिया के मत को रिजेक्ट करते हैं। मेन स्ट्रीम एकेडेमिया के अनुसार संस्कृत 1500 BCE अर्थात आज से 3500 वर्ष पूर्व के आसपास की भाषा है। तो साइंस जर्नी ने अपनी वीडियो में यह बताने से पहले कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा क्यों नहीं है, उससे पहले इन्होंने यह बताया है कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, व लिपि क्या होती है। फिर इसका विकास क्रम बताया है और जो उन्होंने कहा उसका टाइम स्टैम्प यह है, आप उनकी वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। उनके अनुसार भाषा हम उसे कहते हैं जिससे हम बोल भी सकते हैं व लिख भी सकते हैं। बोली हम उसे कहते हैं जिससे हम सिर्फ एक दूसरे से व लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन उसे हम लिख नहीं सकते। अर्थात भाषा को बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन बोली को केवल बोला जाता है। यहाँ पर साइंस जर्नी ने जो त्रुटियाँ करी हैं, जो गलतियाँ करी हैं, उनको बार बार रिपीट किया है, दोहराया है पूरी वीडियो में। तो अब समीक्षा करते हैं इन्होंने क्या गलतियाँ करी। तो यह है साइंस जर्नी के अनुसार भाषा व बोली की परिभाषा। साइंस जर्नी के अनुसार भाषा को बोला भी जाता है और लिखा भी जाता है, किंतु मेरा उनसे एक प्रश्न है, इस परिभाषा को वो साइन लैंग्वेज में कैसे फिट करेंगे। इन निम्नलिखित कारणों की वजह से साइंस जर्नी का निष्कर्ष अनुचित है। और वो कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 देखते हैं। भाषा के विद्वानों या भाषा वैज्ञानिकों के बीच कोई भी वस्तुनिष्ठ या सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं है भाषा की और बोली की। यानी कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है इन दोनों टर्म्स की जो सभी भाषा वैज्ञानिकों को एक्सेप्टेड हो, या कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जिसको सभी सिचुएशन में, सभी परिस्थिति में यूज किया जा सके। कोई भी ऑब्जेक्टिव या सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं है भाषा और बोली की। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस जर्नी ने जो परिभाषा दी है वह साइन लैंग्वेजेस के सामने फिट नहीं बैठती। साइन लैंग्वेज को बोला तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी उनको भाषा तो कहा ही जाता है। यह तो बस एक उदाहरण था। और कारण नंबर 2, कोई भी सर्वस्वीकृत तरीका नहीं है जिससे भाषा व बोली के बीच भेद किया जा सके।
यानी इन दोनों के बीच भेद कर पाना एक तरह से बहुत कठिन काम है। तीसरा, साइंस जर्नी ने जो परिभाषा दी है भाषा व बोली की, उनका बिल्कुल खंडन हो जाता है जब ऐसी भाषाओं का भी अस्तित्व है जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, और ऐसी बोलियां भी हैं जिनकी लिपि है व जिनको लिखा भी जाता है। इस पॉइंट पर अभी बाद में आएंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। तो इन तीनों कारण का सोर्स क्या है आप पूछेंगे। अब यह रहा उन तीन कारणों का स्रोत। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं खुद, उसमें कोई समस्या नहीं। और बात रही ऐसे भाषाओं की जिनकी लिपि नहीं है, यह तीनों अफ्रीकन भाषाएं हैं। यदि आप भाषा व बोली को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं सर्च करके, जो भाषा विज्ञान के प्रोफेसर ने लिखा है। हो सकता है कि आपके मन में यह शंका हो कि यदि भाषा की कोई सर्व स्वीकृत परिभाषा नहीं है तो इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि इसके बारे में कुछ कहा जाएगा तो उसके विपरीत विश्व में साक्ष्य मिल जाएंगे जो उसको गलत सिद्ध करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि साइंस जर्नी ने भाषा व अन्य शब्दों को यूनिवर्सल सेंस में, सर्वस्वीकृत सेंस में, सर्वकालिक सेंस में यूज़ करने की कोशिश करी है, उस सेंस में प्रयोग किया है साइंस जर्नी ने। उसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण यह रहा, ये रहा उसका उदाहरण। साइंस जर्नी के अनुसार हर भाषा अपने लिए लिपि ईजाद कर लेती है। भाषा अपने लिए लिपि ईजाद कर लेती है तो उसी तरह से 9वीं सदी के बाद संस्कृत ने भी अपनी लिपि ईजाद कर ली, जो कि आज देवनागरी है। तो साइंस जर्नी के इस कथन से समस्या यह है कि उनका यह कथन तथ्यात्मक एवं ऐतिहासिक रूप से अनुचित है, गलत है। अभी अभी उदाहरण दिया था उन भाषाओं का जिनकी अपनी लिपि नहीं है। आप देख सकते हैं उन भाषाओं का उदाहरण जिनकी अपनी लिपि नहीं है। समस्या यह है कि लिपि का आविष्कार मानव इतिहास में अधिक पुराना नहीं है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही पुराना है लेखन कला का आविष्कार। यदि आधुनिक मानव के सबसे प्राचीन पुरातात्विक अवशेषों को देखा जाए तो वो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व प्राचीन है वर्तमान से। और यदि लेखन कला का विकास देखा जाए तो वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, सिंधु घाटी सभ्यता में व विश्व की अन्य सभ्यताओं में। आप सामने देख सकते हैं। तो साइंस जर्नी यह कहना चाहेंगे कि समय के इस बिंदु से समय के इस बिंदु तक किसी भी प्रकार की भाषा नहीं थी मानव इतिहास में, क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ था। यदि संक्षेप में कहा जाए तो हर भाषा अपने लिए लिपि ईजाद नहीं कर पाई। वह लेखन कला मानव इतिहास में बहुत दुर्लभ रही है। साइंस जर्नी ने कहा था कि लेखन कला के आविष्कार से पहले बोलियों का अस्तित्व था, और जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तब बोलियां भाषा में परिवर्तित हो गई।
यदि वो मौखिक भाषा शब्द का प्रयोग करते तो इतना समय व्यर्थ न होता। उन्होंने बोली का प्रयोग किया, उनका बोली का प्रयोग करना भी अनुचित था। ऐसा क्यों? तो अब पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। यह रहा पॉइंट नंबर 4। समस्या यह है कि उनका यह कहना कि पहले बोलियां थी फिर बोलियां भाषा भी है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अनुचित है। उनका बोली शब्द का प्रयोग करना है मौखिक भाषाओं के लिए। क्यों? क्योंकि बोलियां जो होती हैं वे छोटी यूनिट होती हैं भाषा की। यदि बोली है तो उसका मतलब यह हुआ कि वो पहले से ही किसी भाषा का एक हिस्सा है। जैसे आप यहाँ पर हिंदी की बोलियों का उदाहरण देख सकते हैं। तो इसीलिए साइंस जर्नी का बोली प्रयोग करना भी अनुचित है भाषा विज्ञान की दृष्टि से। तो मेरा साइंस जर्नी से एक प्रश्न है उनके हिपोक्रेटिक स्टैंड पर। एक तरफ तो वो कहते हैं कि पहले बोलियों का अस्तित्व था, फिर जब लेखन कला का विकास हुआ तो बोलियां भाषा में परिवर्तित हुई। लेकिन जब संस्कृत के इतिहास के बारे में बात आती है तो वो कहते हैं कि संस्कृत तभी आई, संस्कृत की रचना तभी हुई जब देवनागरी लिपि का विकास हो रहा था। यानी पहले लिपि आई फिर संस्कृत आई। एक तरह से पहले लिपि का विकास बौद्धों ने किया, फिर संस्कृत में रचनाएं हुई बाद में 9वीं सदी के बाद में। है तो अनुचित हो गया। ऐसी हिपोक्रेसी क्यों? यदि उनके तर्क के अनुसार ही देखा जाए, उनके तर्क के अनुसार ही पहले बोलियां थी, यानी संस्कृत का अस्तित्व होना चाहिए 9वीं सदी से पहले, यदि उनके तर्क को भी सही माना जाए तो। लेकिन वो अपने तर्क को ही सही नहीं मानते, अपनी बात को ही काट के डुअल स्टैंड रखते हैं। तो अब साइंस जर्नी के उन कथनों पर आते हैं जिनके अनुसार संस्कृत एक प्राचीन भाषा नहीं है। साइंस जर्नी के अनुसार अगर संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी होती तो जहाँ से पठनीय व शिलालेखों के प्रमाण मिलना शुरू हुए वहाँ सबसे पहले संस्कृत के शिलालेख के मिलने चाहिए थे, उसकी लिपि मिलनी चाहिए थी। तो यदि साइंस जर्नी के पक्ष को साधारण शब्दों में रखा जाए, उसके अनुसार संस्कृत एक प्राचीन भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि संस्कृत के पठनीय प्रमाण नहीं मिले हैं, संस्कृत के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए संस्कृत एक प्राचीन भाषा नहीं है। यह साइंस जर्नी का पक्ष है। उनके अनुसार सबसे प्राचीन प्रमाण अशोक के शिलालेखों के मिले हैं जो संस्कृत में नहीं लिखे गए थे, और संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए संस्कृत एक प्राचीन भाषा नहीं है। तो साइंस जर्नी के इस पक्ष से समस्या यह है कि उनका यह पक्ष केवल भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सही है, विश्व इतिहास के संदर्भ में नहीं। विश्व इतिहास के संदर्भ में संस्कृत के प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं जो शोक के अभिलेखों से बहुत पुराने हैं। तो पहले पॉइंट पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पर बाद में आते हैं। यदि संस्कृत के उपलब्ध प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा जाए तो वो वर्तमान से लगभग 3400 वर्ष पूर्व के हैं। हित्ती मितानी पीस ट्रीटी और हॉर्स चैरियट ट्रेनिंग मैनुअल। इस पीस ट्रीटी में वेदों के देवताओं का वर्णन मिलता है और हॉर्स चैरियट मैनुअल में हमको संस्कृत में संख्याओं का वर्णन मिलता है और घोड़ों का वर्णन मिलता है।
तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, इस डेटिंग का स्रोत क्या है? स्रोत भी देखते हैं। ये रहा प्रथम सोर्स। तो इस सोर्स के पेज नंबर 8 को चेक करते हैं। यहाँ पर इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषाएं हैं उनके सबसे प्रथम उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों की तिथि का वर्णन है। जैसे कि 1400 बीसी में मितानी स्थान पर इंडिक भाषा परिवार का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इंडिक दूसरा नाम है इंडो आर्यन भाषा का, जिसकी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत का दूसरा नाम, संस्कृत के प्राचीन रूप को ओल्ड इंडो आर्यन भी कहा जाता है। तो वैसे यह डिबेट का विषय है कि ऋग्वेद के दूसरे से लेकर 7वें मंडल की संस्कृत सबसे प्राचीन है या फिर इन पुरातात्विक साक्ष्यों की संस्कृत अधिक प्राचीन है। लेकिन प्रमाण तो मिलते ही हैं। इसी पेज पर यह लिखा हुआ है। अब संस्कृत के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए, संस्कृत की एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। उससे पहले तो केवल यह कहा जाता था कि संस्कृत वेदों के ऋचाओं का मौखिक हस्तांतरण होता था। उससे पहले संस्कृत के अस्तित्व के लिए केवल यह कहा जाता था, लेकिन अब ठोस प्रमाण हैं। इस ट्रीटी में ये है देवताओं के नामों का वर्णन। वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य, अग्नि। यहाँ पर संस्कृत की संख्याओं का वर्णन मिलता है। वह अश्व, घोड़ों का वर्णन मिलता है। आप देख सकते हैं खुद। इन ट्रांसलेशन को स्पेशलिस्ट ने किया था। यदि आप इन दोनों के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों रिसर्च पेपर में से देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि साइंस जर्नी का रिएक्शन क्या होगा, जवाब क्या होगा इन पुरातात्विक प्रमाणों को देखकर। वो यह कहेंगे कि ट्रांसलेशन गलत है, ऐसा कुछ कह सकते हैं साइंस जर्नी। तो मेरा उत्तर यह है कि आप पीयर रिव्यू क्यों नहीं करवा लेते हैं? यदि आपको लगता है कि आप बेहतर ट्रांसलेशन कर सकते हो तुलनात्मक भाषा विज्ञान के विशेषज्ञों से, तो आप पीयर रिव्यू करवा लो। आपका मत स्वीकृत हो जाएगा तो मैं भी आपके मत को स्वीकार कर लूँगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये आप डिनाई करते रहोगे मत को, एविडेंस, या आप एविडेंस को डिनाई करते रहोगे और स्पेशलिस्ट को भी ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी कहते रहोगे। साइंस जर्नी ने जो रीज़न बताया है, जो कारण बताया है संस्कृत के प्राचीन भाषा ना होने का, वो यह है कि संस्कृत के पुरातात्विक प्रमाण 9वीं सदी के बाद मिलते हैं, इसलिए संस्कृत 9वीं सदी के बाद की भाषा है। लेकिन उनके इस कथन से मैं असहमत हूँ। उनका यह कथन सत्य क्यों नहीं है, उनका यह कथन झूठ क्यों है, इसके लिए मैंने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैंने 2 कथन दिए हैं। एक कथन तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि संस्कृत के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि संस्कृत के पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं? यदि संस्कृत के पुरातात्विक प्रमाण, प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलते, इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत का अस्तित्व ही नहीं था।
पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक्सप्लेन तो दूसरा पॉइंट भी कर दिया था पहले, लेकिन इसको दोबारा से देखते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट साधारण शब्दों में यह है कि जो तर्क, जो कारण साइंस जर्नी ने दिया है संस्कृत को 9वीं सदी की भाषा बताने के लिए, या जो कारण साइंस जर्नी ने दिया है कि संस्कृत प्राचीन भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि लिपि, ये प्राकृतिक प्रमाण बाद में मिलते हैं। यदि उनके इसी कारण को विश्व की अन्य भाषाओं की प्राचीनता यदि उनके इसी कारण का प्रयोग विश्व की अन्य भाषाओं की प्राचीनता का निर्धारण करने के लिए करेंगे तो ज़्यादा सेंस नहीं बनेगी। जिस तर्क का प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत की प्राचीनता को अस्वीकार किया है, उसी तर्क का प्रयोग यदि विश्व की अन्य भाषाओं का काल निर्धारण के लिए किया जाए तो ज़्यादा सेंस क्यों नहीं बनती, देखते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मानव इतिहास में लेखन कला बहुत ही दुर्लभ रही है, तो क्या साइंस जर्नी यह कहेंगे कि मेसोपोटामिया में लिपि के आविष्कार से पहले विश्व में किसी भी प्रकार की भाषा का अस्तित्व था ही नहीं और मेसोपोटामिया में अचानक से हो गया, तो कुछ सेंस नहीं बनती। अब आप यह कहेंगे कि साइंस जर्नी ने तो अपनी वीडियो में यह कहा था कि भाषा से पहले बोलियों का अस्तित्व था, पहले बोलकर कम्युनिकेट किया जाता था, लेखन का आविष्कार बाद में हुआ। यह तो साइंस जर्नी ने भी कहा था अपनी वीडियो में, लेकिन पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि साइंस जर्नी द्वारा बोली बोलना उचित शब्द नहीं था, वो मौखिक भाषा शब्द का प्रयोग करते वो बेहतर था। उसके लिए रीजनिंग दी जा चुकी है कि उन्होंने जो बोली बोला वह क्यों गलत था, क्योंकि भाषा विज्ञान में बोली का एक अर्थ यह होता है कि बोली पहले से ही किसी बड़ी यूनिट जैसे भाषा का एक हिस्सा होती है, तो वो बोली नहीं बोल सकते हैं। और अब दूसरे रीज़न पर आते हैं, दूसरे कि उनका बोली बोलना क्यों गलत था। तो साइंस जर्नी द्वारा भाषा से पहले बोलियों के अस्तित्व को स्वीकार करना गलत क्यों है। एक और रीज़न, एक और कारण उसका यह है कि यदि साइंस जर्नी कहते हैं कि भाषा से पहले केवल बोलियों का ही अस्तित्व था, तो ऐसा कहने से साइंस जर्नी का वीडियो संख्या 220 से कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। वीडियो संख्या 220 के इस टाइम स्टैम्प पर साइंस जर्नी ने यह कहा था कि यह इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है कि जब आपके पास किसी चीज का सबूत नहीं हो तो आप सीधे ऐसे गपोड़ दो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाए थे। अर्थात साइंस जर्नी के अनुसार जब इतिहासकार यह कहते हैं कि ओरल ट्रेडिशन था किसी भाषा का या किसी स्रोत का, तो इतिहासकार झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने उस बात को ढकने के लिए यह कह दिया कि मौखिक परंपरा थी। तो अब आप पूछेंगे कि इस स्टेटमेंट से साइंस जर्नी की बोली वाली बात से कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा, क्योंकि यदि आप बोलियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो आपको मौखिक परंपरा के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ता है। जब लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था तब केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थी। यदि अब वर्तमान में भी देख ले तो बच्चा पहले बोलकर सीखता है फिर लिखता है, पहले बोलकर ही सीखता है अपनी सराउंडिंग से, फिर उसके बाद लिखकर सीखता है। पहले भाषा का मौखिक रूप सीखता है बच्चा। यदि आप मौखिक परंपरा के अस्तित्व यदि आप बोली के अस्तित्व को स्वीकार करते हो तो आपने मौखिक परंपरा के अस्तित्व को भी स्वीकार कर लिया है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं बोलियों के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ और मौखिक परंपरा को फ्रॉड मानता हूँ।
साइंस जर्नी ने वीडियो 220 में इसको घोटाला माना है, फ्रॉड माना है मौखिक परंपरा को, क्योंकि वहां पर बात संस्कृत के विषय में थी। संस्कृत से संबंधित विषयों में इन्होंने कह दिया फ्रॉड है। दूसरी जगह पर इस वीडियो में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मौखिक परंपरा को बोलियों के माध्यम से। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया बहुत बड़ा। तो अब तक संस्कृत के साक्ष्य दर्शकों के समक्ष रखे हैं, और अब संस्कृत को लेकर मौखिक परंपरा के प्रमाण भी हैं, वो देते हैं। संस्कृत के ओरल ट्रेडिशन का वेरिफिकेशन, संस्कृत की मौखिक परंपरा की पुष्टि चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग की भारत यात्रा से हो जाती है। प्रॉपर सोर्स यह रहा, प्रॉपर सोर्स आपके सामने है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, बुक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब इसी बुक के इसी पेज नंबर को देखते हैं। इत्सिंग ने यहाँ पर वेदों के इत्सिंग ने यहाँ पर 4 वेदों का वर्णन किया है, और यह बताया कि वेदों का मौखिक हस्तांतरण होता था। वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बोल बोल कर दिए जाते थे। इस बात का वर्णन यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इससे पुष्टि हो गई संस्कृत का मौखिक हस्तांतरण होता था। मेरा साइंस जर्नी से एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक और तो साइंस जर्नी का पक्ष है कि अगर संस्कृत सबसे ज़्यादा पुरानी होती तो जहाँ से पठनीय व शिलालेखों के प्रमाण मिलना शुरू हुए वहाँ सबसे पहले संस्कृत के शिलालेख मिलने चाहिए थे, उसकी लिपि मिलनी चाहिए थी। वह संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा जा सकता, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है, और देवनागरी लिपि 9वीं सदी के बाद अस्तित्व में आई, और संस्कृत की सभी रचनाएं 9वीं सदी के इर्द गिर्द 9वीं सदी के बाद हुई, ऐसा साइंस जर्नी का पक्ष है। वीडियो संख्या 127 में। वीडियो संख्या 220 में उनका पक्ष है कि अपनी वीडियो संख्या 220 में साइंस जर्नी कहते हैं कि फाहयान ने जब भारत की यात्रा करी थी तो उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था 5वीं सदी में। वह बौद्ध भिक्षु भारत से संस्कृत की पांडुलिपियां लेकर गए थे। यदि वीडियो संख्या 127 को लिया जाए तो वीडियो संख्या 127 के अनुसार साइंस जर्नी का पक्ष यह है कि संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जा सकता है वो ब्राह्मी लिपि नहीं है, वह देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि 9वीं सदी के बाद है, इसलिए संस्कृत की सभी रचनाएं 9वीं सदी के इर्द गिर्द हुई। यदि संस्कृत की सभी रचनाएं 9वीं सदी के बाद हुई, यदि संस्कृत 9वीं सदी के बाद की भाषा है, तो साइंस जर्नी ने अपनी वीडियो में ऐसा क्यों कहा, वीडियो 220 में ऐसा क्यों कहा कि फाहयान ने संस्कृत का अध्ययन किया था भारत में? ये ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों, ऐसा विरोधाभास क्यों? यदि संस्कृत को केवल देवनागरी लिपि में ही लिखा जा सकता है तो फाहयान ने संस्कृत का अध्ययन 5वीं सदी में कैसे कर लिया, और कैसे बौद्ध यात्री अपने साथ संस्कृत की पांडुलिपियां छीन लेकर गए, कैसे लेकर गए वो? ऐसे तो संभव होना ही नहीं चाहिए था। यदि साइंस जर्नी की वीडियो संख्या 127 को लिया जाए, 127 और 220 में विरोधाभास स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, स्पष्ट क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलती है। अब साइंस जर्नी के उन कथनों या पॉइंट्स पर आते हैं जिनके अनुसार रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में क्यों नहीं है। यह साइंस जर्नी का पक्ष है कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में नहीं है। साइंस जर्नी के अनुसार यह प्रोपेगेंडा है,
ये फेक न्यूज़ है कि जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा में, इसे इस बात को धूर्तों ने प्रचारित किया है कि यह संस्कृत भाषा में है। और साइंस जर्नी ने कहा यदि यह अभिलेख संस्कृत भाषा में है तो कुछ स्वरों, व्यंजनों एवं कुछ नामों को लिखकर, कुछ स्वर, व्यंजन एवं नामों को ब्राह्मी लिपि में लिखकर बताओ। यदि आप उन नामों को ब्राह्मी लिपि में नहीं लिख सकते तो यह अभिलेख कैसे लिख दिया गया है। तो यह रहा उनका पक्ष संक्षेप में। अब इनके पक्ष को थोड़ा डिटेल में जाकर देखते हैं अगली स्लाइड में। जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत में क्यों नहीं है, यह बताने से पूर्व साइंस जर्नी ने जो अन्य स्टेटमेंट्स दी हैं, सर्वप्रथम उनकी समीक्षा करते हैं। टाइम स्टैम्प आपके सामने उनकी वीडियो का, उन्होंने यह सब कहा है। तो साइंस जर्नी के अनुसार जो भी ये कहा जाता है कि जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत का अभिलेख है, वह प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज़ है। इसका धूर्तों द्वारा गलत प्रचार किया गया है, क्योंकि साइंस जर्नी के अनुसार संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा ही नहीं जा सकता। और साइंस जर्नी के अनुसार जो यह नाम भी करवाया गया है ब्राह्मी लिपि, धम्म लिपि का नाम जो ब्राह्मी लिपि करवा लिया है वह भी ब्राह्मणवादियों ने करवा दिया है, यह इन्होंने कहा है। आप चेक कर सकते हैं इनकी वीडियो में। फिर साइंस जर्नी ने यह कहा, जो ट्रांसलेशन भी करी गई है, जो अनुवाद भी किए गए हैं अंग्रेजों द्वारा, उन पर आप ब्लाइंडली भरोसा ना करें। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए साइंस जर्नी ने उदाहरण देखें कि ट्रांसलेशन क्यों गलत है। इसका टाइम स्टैम्प ये रहा, ऊपर के वाक्यों का यह रहा संक्षिप्त में वर्णन। यहाँ पर साइंस जर्नी ने एक पढ़ाई लिखाई के विषय पर, ऐतिहासिक अध्ययन के विषय पर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जिसको मैं बोलना भी नहीं चाहता। पहली बात तो ये बस साइंस जर्नी के रैंडम असर्शंस हैं, इन्होंने बस कुछ भी कह दिया है, कोई एविडेंस नहीं दिया अपनी बात का, ये बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उनकी और कुछ नहीं है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका स्रोत है एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 8 पेज नंबर 39। आप खुद चेक कर सकते हैं, तो बहुत बेसिक सी बात है। और पूरा का पूरा अभिलेख संस्कृत में ही आप देख सकते हैं। ये रहे उस अभिलेख की रोमन लिपि में ट्रांसलिटरेशन IAST कैरेक्टर्स के द्वारा, IAST कैरेक्टर्स से ट्रांसलिटरेशन की गई है यहाँ पर। यदि आपको यह लगता है कि यह अभिलेख संस्कृत में नहीं है और ये सब झूठ है, इस अभिलेख को तो अनुवाद बहुत सारे विद्वानों ने किए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने चेक भी किए हैं। यदि आपको लगता है कि यह अभिलेख संस्कृत में नहीं है, यह अन्य किसी भाषा में है, तो आप क्यों नहीं सही अनुवाद प्रेजेंट करते। आपने तो एक बार भी अपनी वीडियो में सही अनुवाद नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया आपने। आप अपने सही अनुवाद का पीयर रिव्यू क्यों नहीं करवाते। प्रॉपर प्रोसेस है जिससे आपका मत विश्व में स्वीकृत हो सकता है। आप और आपके मनपसंद इतिहासकार क्यों नहीं पीयर रिव्यू करवा लेते यदि आपको सही ट्रांसलेशन का पता है तो। अब साइंस जर्नी के उस क्लेम पर आते हैं जिसके अनुसार वर्तमान में जिस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता है उसका यह नामकरण ब्राह्मणवादियों के कहने पर हुआ है। तो साइंस जर्नी का जो पक्ष है कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मणवादियों ने करवा लिया,
वो क्यों गलत हैं उसे देखते हैं। पहली बात तो इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया इस बात का, आप कहाँ से देखकर बोल रहे हैं? ये क्या सोर्स है आपके बात का? आपके पक्ष का प्रमाण क्या है? या फिर आपको बिना हाथ पैर के बोलना अच्छा लगता है? पॉइंट नंबर 2, जो ब्राह्मी लिपि है उसका वर्णन बौद्ध और जैन स्त्रोतों में भी मिलता है। जो चीन में भी बुद्धिस्ट बौद्ध स्त्रोत हैं उनमें भी ब्राह्मी लिपि का वर्णन मिलता है। जो ऊपर के स्त्रोत हैं, भारत के बौद्ध स्त्रोत और जैन स्त्रोत और चीन से प्राप्त बौद्ध स्त्रोत, उन स्त्रोतों को देखकर एक भाषा वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच भाषा वैज्ञानिक थे इस नाम के, उन्होंने सजेस्ट किया कि अशोक के अभिलेख जिस लिपि में लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि है जो उन बौद्ध जैन स्त्रोतों में वर्णित हैं। अब इसके सोर्स भी चिंता ना करें आप स्त्रोत चाहते हैं तो ये रहे स्त्रोत। बौद्ध स्त्रोत जिसमें ब्राह्मी लिपि का वर्णन है वो है ललित विस्तार। जैन स्त्रोत जिसमें ब्राह्मी व अन्य लिपियों का वर्णन है वो है पन्नव सूत्र या सूतम। और चीनी बौद्ध स्त्रोत जिसमें ब्राह्मी लिपि का वर्णन है वो ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। और गलत है तो कमेंट में काउंटर भी कर सकते हैं। ये रहा ललित विस्तार। और ये रहा वर्णित पेज नंबर, पेज संख्या, पेज क्रमांक 182। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न लिपियों की सूची है, भिन्न भिन्न स्क्रिप्ट की सूची। और पहले नंबर पे ब्राह्मी लिपि का वर्णन है, दूसरे पे खरोष्टी लिपि का वर्णन है वो भी, और उसके बाद बहुत सारी अन्य लिपियां हैं। और ये रहा जैन स्त्रोत जिसमें ब्राह्मी व अन्य लिपियों का वर्णन है। चीनी बौद्ध विश्वकोश में ब्राह्मी व अन्य लिपियों का वर्णन है। अब इस पेज नंबर को देखते हैं। पेज नंबर 90 पर आप देख सकते हैं पहला नाम यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का है, द स्क्रिप्ट ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा सिखाई गई लिपि यानी ब्राह्मी लिपि। इसी स्त्रोत में पेज नंबर 92 पर ब्राह्मी का वर्णन है, दोबारा से आप देख सकते हैं। और खरोष्टी का भी वर्णन है। ब्राह्मी लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट। अब इस फ्रेंच भाषा वैज्ञानिक के स्रोत की भी पुष्टि कर लेते हैं। ये रहा स्रोत। अब इस स्रोत के इस पेज नंबर को, अब स्रोत को चेक करते हैं। ये रहा फ्रंट पेज, पेज नंबर 58, पेज नंबर 59। यहाँ पर वही ललित विस्तार के चैप्टर 10 का वर्णन है जिसमें भिन्न भिन्न लिपियों का वर्णन है। इस बात को इन्होंने मेंशन किया है। ये ब्राह्मी, यहाँ पर ब्राह्मी और खरोष्टी का फिर से वर्णन है। इस वीडियो के संदर्भ में यह 4th पॉइंट आवश्यक है
इससे पहले बताए गए स्रोतों के आधार पर लेखक यह कह रहे हैं कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, जिनका वर्णन इन स्रोतों में मिलता है, ये लिपियां भारत में एक साथ ही एक ही समय में प्रयुक्त हो रही थी। एक काल था जब ये लिपियां एक साथ ही प्रयुक्त हो रही थी, क्योंकि उन स्रोतों में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, जो कि मैच करता है इंडोपाली से। इंडोपाली यानी अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख जिन लिपि में लिखे गए थे उनको पहले इंडोपाली कहा जाता था, इंडोपाली अल्फाबेट। अब जिन अभिलेखों को खरोष्टी के अभिलेख कहा जाता है, उससे पहले उनको बैक्ट्रोपाली अल्फाबेट कहा जाता था। तो लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि जो विशेषताएं हैं वो मैच करती हैं, जो वर्णित विशेषताएं हैं ग्रंथों में वो मैच करती हैं इन अभिलेखों से। इस आधार पर यह कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में और अन्य खरोष्टी में। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं फान के लिए ब्रह्मा यूज हुआ है। अब साइंस जर्नी के उन वाक्यों पर आते हैं जिनके अनुसार अंग्रेजों की ट्रांसलेशन पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते। वैसे तो आंख मूंद करके किसी भी ट्रांसलेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंस जर्नी ने यह बताने में कि उनकी ट्रांसलेशन क्यों गलत है, बताओ तो सही रीज़न। उन्होंने इस बात को सही से जस्टिफाई नहीं किया है। जो उदाहरण दिया है उन्होंने ट्रांसलेशन गलत होने का, वह सही नहीं है। बहुत वीक, बहुत कमज़ोर उदाहरण दिया है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो यह रहा साइंस जर्नी का पक्ष। टाइम स्टैम्प आपके सामने है वीडियो का, आप चेक कर सकते हैं खुद। इन्होंने कहा जब ट्रांसलेशन हो रहा था शिलालेखों का, तब बौद्ध तो थे ही नहीं, तो अंग्रेजों ने ब्राह्मणवादी शब्दावली से व्याख्या कर दी। अच्छा, जिसके कारण बहुत सारी गलतफहमी आ गई लोगों के मन में। इसके एक उदाहरण दिया उन्होंने सम्राट अशोक का जो टाइटल है देवान ये दसी, उसकी जो ट्रांसलेशन है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, वह साइंस जर्नी के अनुसार गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइंस जर्नी के अनुसार जो गॉड है, गॉड जैसी अवधारणा बौद्ध मार्ग में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है, तो ये गलत है। इस एग्जाम्पल से समस्याएं क्या हैं, इन्होंने सही से जस्टिफाई क्यों नहीं किया। मैंने क्यों कहा कि इन्होंने सही से जस्टिफाई नहीं किया अपना पक्ष को। अपने साधारण शब्दों में यदि मैं अपने पक्ष को रखूं तो वह कुछ ऐसा होगा। जो देवानम पियदसी की ट्रांसलेशन है बिलव्ड ऑफ गॉड्स, वह गलत नहीं है। यहाँ पर जो गॉड शब्द का प्रयोग हुआ है ब्राह्मिक सेंस में, क्रिएटर गॉड के अर्थ में नहीं किया गया है। यह बात समझनी होगी। आमतौर पर जब भी देव का ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है तो वह गॉड या डेमी गॉड ऐसे होता है। आपने ये कहा गॉड जैसी अवधारणा नहीं है बौद्ध मार्ग में, लेकिन बौद्ध मार्ग में देव जैसी अवधारणा तो है और वेदों में भी वैसी अवधारणा है। यानी जिस सेंस में वेदों में देवता या देव प्रयुक्त हुआ है, उसी सेंस में बौद्ध ग्रंथों में भी प्रयुक्त हुआ है। किस सेंस में प्रयुक्त हुआ है वो? वेदों में देव सेलेस्टियल बींग्स के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और वैसे ही बौद्ध ग्रंथ में प्रयुक्त हुआ है। वेदों में और बौद्ध ग्रंथों में देव शब्द सेलेस्टियल बींग्स के सेंस में प्रयुक्त हुआ है।
तो आपका यह बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। संस्कृत का लोन वर्ड ही प्राकृत भाषा में है देव। अब रेफरेंस आप पूछोगे कौन से बौद्ध ग्रंथ में प्रयुक्त हुआ है देव शब्द, वो भी है, देखते हैं। रेफरेंस ये रहा धम्मपद वर्स नंबर 13। ये रहा देव शब्द का उसी सेंस में प्रयुक्त हुआ है और उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन गॉड ही हुई है। लेकिन यहाँ पर गॉड अब्राहमिक रिलीजन का क्रिएटर गॉड नहीं है, ये वाला गॉड बहुत अलग है। मैं यह नहीं कह रहा कि वेदों में प्रयुक्त देवताओं के बीच और यहाँ पर देवों के बीच थियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, वो हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। तो साइंस जर्नी ने अपने पक्ष को सही से जस्टिफाई नहीं किया है। अब साइंस जर्नी के उस पक्ष पर आते हैं, उन वाक्यों पर आते हैं जिनके अनुसार साइंस जर्नी यह कहते हैं कि जो जूनागढ़ का विलेख है वह संस्कृत में क्यों नहीं है। उनकी रीजनिंग देखते हैं। इससे पहले तो उन्होंने यह कहा कि तो प्रोपेगेंडा है धूर्तों का कि ये प्रचारित कर रखा है कि अभिलेख संस्कृत में है। ये लिपि का नाम भी उन्होंने ऐसे करवा लिया, जबकि अपने पक्ष का कोई प्रमाण नहीं दे सके, वो कोई एविडेंस नहीं था उनकी बात का। यह भी सही से जस्टिफाई नहीं कर सके कि ट्रांसलेशन क्यों गलत है। अब आगे देखते हैं। यदि उनके पक्ष को बिल्कुल शॉर्ट में रखा जाए तो वो यह होगा, उन्होंने बेसिकली कहा कि जो ब्राह्मी लिपि है उसमें री छ त्र ज्ञ नहीं लिखे जा सकते। यदि ये नहीं लिखे जा सकते तो पूरा का पूरा जूनागढ़ का विषय कैसे लिख लिया होगा। प्राइमरी सोर्स पर नहीं गए वो, उन्होंने सही ट्रांसलेशन फिर भी नहीं दी। उन्होंने बस दूर रहकर ही, जूनागढ़ के अभिलेख से दूर रहकर ही बात को टाल दिया, प्राइमरी सोर्स पर नहीं गए। यदि वो प्राइमरी सोर्स पर जाते तो इनको व्याख्या करनी पड़ती कि जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत में क्यों नहीं है। इनको सही अनुवाद करना पड़ता जूनागढ़ के अभिलेख का। ये वीडियो के अंत में उन्होंने कहा था, क्या आज आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा शब्द आप जानते हैं आप जिसका उच्चारण तो कर सकते हैं लेकिन कोई उसको लिख नहीं सकता। ठीक इस तरह से जब री छ त्र ज्ञ ये सारे शब्द पहले होते ही नहीं थे तो फिर संस्कृत होने का सवाल क्या था। ये मिस्टेक साइंस जर्नी ने, ये फैलेसी साइंस जर्नी ने पूरी वीडियो में करी है बार बार। हम ऐसी भाषा भी जानते हैं जिसकी कोई लिपि नहीं है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि भाषा अस्तित्व में तभी होगी जब उसको लिखा ही जा सकता हो। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। तो साइंस जर्नी का यह आर्गुमेंट कई बार खंडित किया जा चुका है पहले। आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं अगर आप सेम आर्गुमेंट का बार बार खंडन देखना चाहते हैं तो, अन्यथा शॉर्ट में यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। उनके कथन की पूरी सेंस इसलिए नहीं बनती क्योंकि री छ त्र एवं ज्ञ को ब्राह्मी में लिखा जा चुका है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में। यह कोई एक प्रकार एक ही लिपि नहीं है। ब्राह्मी लिपि में बहुत सारी लिपियां आती हैं जिसमें बहुत सारी भिन्न भिन्न भाषाओं को लिखा गया। इसमें प्राकृत भाषाएं, संस्कृत, तमिल व अन्य भाषाएं शामिल हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि को लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि की कोई भी बुक आप चेक कर लो, आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। काल के अनुसार ब्राह्मी लिपि को यानी ब्राह्मी के अलग अलग पीरियड या विकास क्रम के अनुसार उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्ली ब्राह्मी, मिडिल ब्राह्मी, लेट ब्राह्मी, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम। इसका प्रमाण क्या है?
ये रहा ब्राह्मी के काल विभाजन का प्रमाण आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, एक और बात, साइंस जर्नी का यह कथन है कि री व अन्य स्वर ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखे जा सकते, यह अर्ध सत्य है। यानी यह, जैसे कि री जो है वो हमें अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता, लेकिन बाद के अभिलेखों में मिलता है, जब संस्कृत को भारतीय उपमहाद्वीप में लिखा जाने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत का अस्तित्व पहले था नहीं। संस्कृत केवल ग्रंथों की भाषा थी मुख्य रूप से, ना कि स्टेट की लैंग्वेज। स्टेट की लैंग्वेज संस्कृत बाद में बनी, अन्यथा केवल धार्मिक विद्वानों के प्रचलन में थी हिंदुइज्म में। तो जो री है वो अर्ली ब्राह्मी में नहीं मिलती, किंतु मिडल और लेट ब्राह्मी में मिलती है। री ध्वनि हमें बाद में मिलती है। इस बात का प्रमाण भी है, स्रोत का पूरा नाम यह है इंडियन एपिग्राफी, ये ऑथर का नाम, और इसके पेज नंबर 30 पर आप देख सकते हैं। दोनों प्रकार के री जो संस्कृत में होते हैं वो उस समय नहीं थे मौर्य काल में, लेकिन बाद में हुए जब ब्राह्मी का प्रयोग संस्कृत लेखन में किया जाने लगा। लिखा हुआ है यहाँ पर। अब री के पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं मध्य ब्राह्मी में। स्रोत का नाम एपिग्राफिया इंडिका, वॉल्यूम 16, पेज नंबर मेंशन्ड है, आपको ढूंढने पर मिल जाएगा। जो री है ब्राह्मी लिपि में इंग्लिश के लगभग एक्स की तरह लिखा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन आप देख सकते हैं। मेरा ऋषभ देव आपको मिलेगा लिखा हुआ। ऋषभ देव लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये रहा प्रमाण री का। अब छ त्र ज्ञ को ब्राह्मी लिपि में देख लेते हैं। पहले आप स्रोत चेक कर लें। ये रहा स्रोत जहाँ पर ब्राह्मी लिपि में छ त्र ज्ञ लिखे हुए मिले हैं। अब देखते हैं कि क्या लिखा है इस पेज पर। रुद्र दामन का सिक्का है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि, उसका IAST ट्रांसलिटरेशन और देवनागरी रूपांतरण आप देख सकते हैं। राज्ञो क्षत्रप क्लियरली लिखा हुआ है, एक ही बार में ज्ञ छ और त्र। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने किया।
अब एक बार जेम्स प्रिंसेप के बावल चार्ट को देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप के बावल चार्ट में भी हमको दोनों प्रकार की रीत देखने को मिलती हैं, दोनों प्रकार के रीत ध्वनियाँ देखने को मिलती हैं, जो साइंस जन ने इग्नोर कर दिया। हालांकि साइंस जन बार बार जेम्स प्रिंसेप के बावल चार्ट का रेफरेंस देते रहते हैं, उनके रेफरेंस में ही उनके पक्ष का खंडन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ए आ छोटी ई बड़ी ई उ बड़ा उ, ये दोनों प्रकार की री। ये तो मैंने ऐड किया था सुविधा के लिए। एक बार इनके बिल्कुल नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर री का प्रयोग एक स्वतंत्र स्वर के रूप में नहीं हुआ है। यहाँ पर री का प्रयोग अन्य ध्वनि प्लस मात्रा के रूप में हुआ है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो कै प्लस री बन जाएगा क्री। यहाँ पर उस सेंस में प्रयुक्त हुआ है। और जो अभिलेख देखा है वहाँ पर री ऐसे स्वतंत्र स्वर के रूप में प्रयुक्त हुआ है ऋषभ देव के नाम में। लेकिन री तो देखने को मिलता है, यहाँ पर री है, यहाँ पर देखने को मिलता है। और कालक्रम दे रखा है। जेम्स प्रिंसेप के चार्ट में हमको क्री भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन अर्थात स्वरों का मात्रा के रूप में दर्शाया गया है। इसको आप देवनागरी में देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये आधुनिक रूप। ये रहा क्री। इस क्री के यदि वर्टिकली ऊपर जाएं, लंबवत रूप से यदि ऊपर जाएं, तो हमें ब्राह्मी में रूपांतरण देखने को मिलता है। क्री क्री क्री। ये रहा ब्राह्मी में क्री। कालक्रम भी आप देख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप के चार्ट में। तो साइंस जर्नी ने जिस स्रोत से जिस स्रोत का बार बार वर्णन अपनी वीडियो में किया है, उसी स्रोत से साइंस जर्नी के पक्ष का खंडन हो गया है। साइंस जर्नी ने इस टाइम स्टैम्प पर किसी पुस्तक का स्क्रीनशॉट दिया है और कहा है कि गुप्त वंश के शासक जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो अपने अभिलेख छोड़कर गए हैं, वहाँ पर उनका नाम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त लिखा गया। वहाँ पर उनका नाम चंद्रगुप्त लिखा गया, अर्थात उनका नाम जो संस्कृत में करवाया गया है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त, वो बाद में करवाया गया है। वास्तव में उनका नाम अलग है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनके इस कथन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। वो निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं। यहाँ पर समस्याएं क्या हैं? कोई एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दिया। जिस भी पुस्तक, उन्होंने पुस्तक का तो नाम दिया किस पुस्तक से दे रहे हैं, लेकिन जिसने भी वो पुस्तक लिखी है उसने स्क्रीनशॉट को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस रैंडम फोटो डाउनलोड करी गूगल से और उनको डाल दी और कहा कि ये जो ब्राह्मी में लिखा हुआ है वो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने कोई ट्रांसलेशन प्रोवाइड नहीं करी कि किस विद्वान ने इसका ट्रांसलेशन किया था। कोई अभिलेख का नाम नहीं बताया इन्होंने, कौन सा अभिलेख है, उस शासक का कौन सा अभिलेख है, कौन सा सिक्का है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो बताओ कम से कम।
ट्रांसलेटर का नाम भी नहीं है। और समस्या या विडंबना की बात तो यह है कि जो ब्राह्मी में उस लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, वो वास्तव में चंद्रगुप्त है ब्राह्मी में, और उसका सोर्स है मेरे पास। ये रहा चंद्रगुप्त ब्राह्मी में लिखा हुआ, और उसका स्रोत ये रहा कैटलॉग ऑफ कॉइन्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज, पेज नंबर 8 में आपको चंद्रगुप्त लिखा हुआ मिल जाएगा। और समुद्र लिखने को कहा तो उन्होंने, ये रहा ब्राह्मी लिपि में, ये रहा देवनागरी लिपि में समुद्र, और ये रहा सिक्का, इस पर समुद्र लिखा हुआ है। यही यही कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं इस पर। इसका स्रोत आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने कृष्ण को भी कहा था कि ब्राह्मी लिपि में लिख कर दिखाऊं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्री का विकास क्रम तो जेम्स प्रिंसिप के चार्ट से भी देख सकते हैं। और ये रहा धर्म समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्टोन पिलर पर लिखा हुआ। समुद्रगुप्त के स्टोन पिलर पर आपको धर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका स्रोत ये रहा। साइंस जर्नी ने तो ओम भी लिखने का चैलेंज दिया था, और जो यह पिक्चर आपके सामने है, यह साइंस जर्नी के, ये जो चित्र के सामने है, साइंस जर्नी ने उन इतिहासकार को ट्विटर पर फॉलो किया हुआ है, उन्हीं इतिहासकार ने यह पोस्ट किया था। सनातन धर्म शब्द भी हमें ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। इसका स्रोत ये रहा एपिग्राफिया इंडिका, वॉल्यूम आपके सामने, पेज नंबर आपके सामने है। और यहाँ पर लेखक के अनुसार इस स्रोत में सनातन धर्म शब्द का सबसे प्रारंभिक पुरालेखीय वर्णन देखने को मिलता है। ये रहा इंस्क्रिप्शन का नाम। और ये रहा सनातन धर्म ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, सनातन धर्मम लिखा हुआ स्पष्ट रूप से ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा अन्य लिपियों में भी संस्कृत लिखी जाती थी, जहाँ से हमें संस्कृत की सूचना मिलती है, संस्कृत के बारे में ज्ञात होता है। जैसे कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन का वर्णन आप स्क्रीन पर है, यह कन्नड़ लिपि में लिखा गया था। और यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन में वर्णन है साम ऋग यजुर्वेद का। ये रहा टेक्स्ट, ये रहे उसकी ट्रांसलेशन। तो साइंस जर्नी ने अन्य नाम भी दिए थे ब्राह्मी लिपि में लिखने के लिए, किंतु आज के लिए इतने नाम पर्याप्त हैं। तो अब संस्कृत की ऐतिहासिकता के लिए लिंग्विस्टिक एविडेंसेस दिए जाएंगे। भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर आधारित प्रमाण दिए जाएंगे। तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी विडंबना, आश्चर्य और दुख की बात है। संस्कृत के बारे में बात कर रहे हो तो आपने
उन आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर दिया जो एकेडेमिया में विद्वानों के द्वारा संस्कृत के इतिहास के लिए दिए जाते हैं, संस्कृत की ऐतिहासिकता के लिए दिए जाते हैं। आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब संस्कृत की बात करते हो तो संस्कृत का इतिहास कोई संस्कृत का इतिहास नहीं है। संस्कृत का इतिहास अन्य इंडो यूरोपियन भाषाओं के विसरण, एक जगह से दूसरी जगह में फैलाव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप उससे अलग करके नहीं देख सकते हो। और जब सजेशन देते हो संस्कृत 9वीं सदी के बाद है, कोई सेंस नहीं बनती है उसकी। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के एस्पेक्ट्स हैं। इतने ज़्यादा टेक्स्ट को देखकर आपको घबराना नहीं है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी अभी मैंने कहा कि संस्कृत एक इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की भाषा है। तो भाषा विज्ञान में उन भाषाओं को एक ही परिवार में रखा जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं। भाषाओं में समानता है, इसलिए उनको एक ही भाषा परिवार में रखा जाता है। ठीक है, एक ही परिवार में यदि भाषा को रखा जाता है तो उसका अर्थ यह भी हुआ कि उन भाषाओं के पूर्वज एक ही भाषा है, एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई है। उससे पहले यह देखते हैं कि जो आधुनिक विषय है लिंग्विस्टिक्स का, एक कंपैरेटिव फिलोलॉजी का, ये कैसे शुरू हुआ, यह सब्जेक्ट कैसे शुरू हुआ। विलियम जोन्स का आपने नाम सुना होगा जब आपने एनसीईआरटी के इतिहास पढ़ी होगी। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। ये बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। जब ये संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने यह कहा, आप उनके कोट को पढ़ सकते हैं। साधारण शब्दों में उन्होंने कहा कि जो संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाएं हैं, इन भाषाओं में इतनी समानताएं हैं कि यह समानताएं कोई एक्सीडेंट, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनमें इतनी ज़्यादा समानताएं हैं। इनकी समानता का कारण इन्होंने बताया कि एक ही कॉमन सोर्स है, एक ही पेरेंट लैंग्वेज है जिससे ये भाषा आई हैं। इन भाषाओं का एक ही भाषा परिवार में होना का कारण इनकी समानता है। समानता है किस प्रकार की? शब्दों की समानता, शब्दों के अर्थ और शब्दों के रूप की समानता और व्याकरण की समानता के आधार पर इनको भाषा परिवार में रखा गया है। और ये रहा वो कॉमन सोर्स जिसका अनुमान लगाया था विलियम जोन्स ने, जिसे प्रोटो इंडो यूरोपियन PIE भी कहा जाता है। इसी स्रोत से इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की सभी शाखाएं निकली हैं। संस्कृत इसकी इस शाखा का हिस्सा है। इसे इंडिक या इंडो आर्यन भी कहा जाता है इस शाखा को। तो अब कोग्नेट वर्ड्स अर्थात सजातीय शब्दों पर आते हैं। इंडो यूरोपियन भाषाओं में भिन्न भिन्न कोग्नेट वर्ड्स पर आते हैं। कोग्नेट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में होते हैं, जिनका रूप और अर्थ समान होता है, अर्थात स्पेलिंग में सिमिलैरिटी होगी और अर्थ में सिमिलैरिटी होगी। और जो ये शब्द होते हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही एंसेस्ट्रल पेरेंट लैंग्वेज से आते हैं, एक ही भाषा से अन्य भाषाओं में जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। ये पेरेंट लैंग्वेज और उसके, ये रही पेरेंट लैंग्वेज और ये रहे उस शब्द की अन्य वेरिएशंस उस भाषा परिवार की भिन्न भिन्न भाषाओं में।
अब देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटीज़ हैं। अब कोग्नेट वर्ड्स अब संस्कृत और ग्रीक, संस्कृत और लैटिन में कोग्नेट वर्ड्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे महा मेगास बन गया, आप इनकी समानताओं को देख सकते हैं। माइंड के लिए संस्कृत में मनस, ग्रीक में मेनोस। महा ग्रेट बिग के लिए संस्कृत में महा मोह और ग्रीक में मेगस। और चूहे के लिए देखो कितनी समानता है, मुश मुस, कितनी समानता है, बेसिकली सेम है। दात्र दोतर, पत्नी पोतनियाँ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा समानताएं हैं। और ये रही और समानताएं, मास मेइस, नर एनर, नाम के लिए नामन ओनोमा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रीक भाषा का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण 1450 बीसीई से 1350 बीसी के बीच डेट किया जाता है। यानी इतना पुराना इसका पुरातात्विक साक्ष्य है। तो साइंस जर्नी को यह एक्सप्लेन करना होगा कि संस्कृत जो उनके अनुसार 9वीं सदी के बाद की भाषा है, उस संस्कृत में और 1450 के आसपास की जो भाषा है, 1450 बीसीई के आसपास की भाषा ग्रीक में इतनी ज़्यादा समानताएं कैसे आ गई। यदि साइंस जर्नी संस्कृत के जो प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य को रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, यदि वो संस्कृत के लिए जो ओरल ट्रेडिशन के प्रमाण देते उसको भी डिनाई कर देते हैं, तो भी यहाँ से संस्कृत के अस्तित्व की पुष्टि हो गई है इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। एक्सप्लेन करना होगा इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज कहाँ से आ गई। अब यह नहीं कह सकते कि 9वीं सदी के बाद की भाषा है, इसको अन्य इंडो यूरोपियन भाषाओं से आइसोलेट करके ऐसा करना तर्कहीन है, बिल्कुल तर्कहीन है, कोई सेंस नहीं बनती भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से, तुलनात्मक भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से। ये रहे संस्कृत और लैटिन के कोग्नेट वर्ड्स। मात्र मातर, पितृ पेतर। और लैटिन का सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य 7वीं सदी बीसीई का है। तो साइंस जर्नी को व्याख्या करनी होगी इस संस्कृत जो उनके पक्ष के अनुसार 9वीं सदी की भाषा है, उस संस्कृत और इतनी प्राचीन भाषा जिनके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसके साथ ऐसी सिमिलैरिटीज कैसे आ गई संस्कृत में। अभी तक जो आपके समक्ष इंडो यूरोपियन भाषाओं की समानताओं को प्रस्तुत किया गया है, वो केवल सतही
स्तर की समानताएं थी। यदि आप इस विषय का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इन स्रोतों से कर सकते हैं। तो अब तक क्या क्या किया है इस वीडियो में उसका संक्षेप में वर्णन कर देते हैं। पहले साइंस जर्नी ने बताया भाषा, बोली और लिपि का विकासक्रम बताया। इस वीडियो में उनकी फैलेसी को उजागर किया, दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से उनका यह कहना कि भाषा से पहले बोलियों का अस्तित्व था अनुचित टर्म है। यदि वो मौखिक भाषा का प्रयोग करते वो बेहतर होता। उनकी तर्कहीनता का प्रदर्शन किया। उस साइंस जर्नी के अनुसार संस्कृत प्राचीन नहीं है क्योंकि उसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य भी दिए हैं संस्कृत के, ओल्ड इंडो आर्यन भाषा के, वो भी दिए हैं। एक जगह साइंस जर्नी के हिपोक्रिटिकल स्टैंड को भी उजागर किया गया है इस वीडियो में। इस वीडियो में उन्होंने एक वीडियो में तो साइंस जर्नी कहते हैं कि संस्कृत के लिखित प्रमाण 9वीं सदी के बाद के मिलते हैं, इसलिए संस्कृत 9वीं सदी के बाद की भाषा है। और दूसरी वीडियो में वो कहते हैं कि 5वीं सदी में चीनी यात्री आ रहे थे भारत में और संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और संस्कृत के पांडुलिपियां चीन लेकर जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का नहीं है क्योंकि वो धम्म लिपि में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में संस्कृत नहीं लिखी जा सकती। लेकिन इस वीडियो में ब्राह्मी लिपि के संस्कृत में लिखे जाने के प्रमाण दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मणवादियों ने धम्म लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि करवा लिया, लेकिन उसके प्रमाण दिए हमने कि किस विद्वान ने सजेस्ट किया था कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। एक फ्रेंच कंपैरेटिव फिलोलॉजिस्ट ने किया था जिसके प्रमाण दिए गए हैं इस वीडियो में। साइंस जर्नी ने यह कहा था कि ट्रांसलेशन गलत है, लेकिन अपने स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई नहीं कर सके। वो ये सही से बता ही नहीं सके कि ट्रांसलेशन क्यों गलत है। उनके एग्जाम्पल में इतनी गलतियाँ थी। साइंस जर्नी ने कहा यदि ब्राह्मी लिपि को संस्कृत में लिखा जा सकता है तो इन ध्वनियों को, इन शब्दों को लिखकर बताओ। तो हमने बहुत सारे शब्दों को लिखकर दिखाया लिस्ट में से, और ऋ के भी प्रमाण दिए। इसके साथ साथ संस्कृत के लिए कंपैरेटिव फिलोलॉजी अर्थात हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के प्रमाण दिए जो संस्कृत के अस्तित्व को इनडायरेक्टली सिद्ध करते हैं। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ साइंस जर्नी पर है अपने पक्ष के लिए प्रमाण देने को। उनको पहले पिछले 150 या 200 साल से चल रहे लिंग्विस्टिक्स का खंडन करना पड़ेगा। इस वीडियो में तो साइंस जर्नी के केवल युक्तियों को लिया गया है। इसके अलावा साइंस जर्नी ने अपने वीडियो में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वाली बातें बहुत बोली हैं जिसको मैंने इग्नोर किया है। यदि आप चाहते हैं कि उस पक्ष को भी सामने रखा जाए तो कमेंट करें।